Hello guys, welcome back. Myself Bandhigari, and after ending hybridization, we are now going to start some of the p block elements और उनसे जो कंपाउंड बनता है एलिमेंट्स हम लोगों ने देखे नहीं है और उनसे जो कंपाउंड्स बनेंगे कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से, कैसे कैसे क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, रिएक्शंस होंगी बट आपको एक भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, रिएक्शन रटना नहीं, आराम से करा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट से, जो कि हमारे पास क्या होने जा रहा है बेटा, डायनाइट्रोजन। क्या होने जा रहा है, डायनाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन आपको पता ही है बेटा, हवा में बहुत है, बहुत है, अपने पास बहुत माल है, हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन है। अब जो आपके पास लिक्विड डाइनाइट्रोजन है ना, लिक्विड नाइट्रोजन, वो है जो आपके काम की आनी है। जो लिक्विड डाइनाइट्रोजन है वो आपके काम की आनी है। अब लिक्विड डाइनाइट्रोजन मिले कहां से, हवा में तो इस तरीके से गैस में सूंघने से मिल नहीं रही, नहीं खा पा रहा है ना, नहीं कर पा रहा ना कुछ भी। तो इसको हम लोग किस तरीके से लेके आते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो जो हमारे पास डाइनाइट्रोजन गैस है, इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। चैम्बर्स होते हैं कई सारे चैम्बर्स होते हैं, ऐसे समझ लो, ऐसे ये चैम्बर्स ओपन होता है बहुत बड़े बड़े। अब ये क्या करते हैं, एक प्रेशर बनाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो एयर है पूरी, जो बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर है, ये अंदर जाती है। उसके बाद एक सीरीज से पास की जाती है, कंडेंसर से पास करी जाती है। अब यहां पर क्या होती है, एयर कलेक्ट होती है, जिसमें से कि हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हैं एयर में, अदर गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये बाहर निकाले जाते हैं बिफोर दीज गैस गेट्स कूल्ड आउट, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इनके ठंडे होने से पहले ही बेकार की हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मेजर दो कौन कौन सी गैसेस बचती है बेटा, O2 एंड N2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को फिर आगे फर्दर पास किया था चैम्बर्स में, आगे फर्दर चैम्बर्स लगे होते हैं। अब इन चैम्बर्स में क्या होता है कि गैस को थोड़ा ठंडा किया जाता है। गैस को यहाँ पे हीट कर दिया, सीरीज से पास कर दिया, और हमने हीट करने का क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट गैस पे एयर सेपरेट करने लगती है, लेकिन जिनका बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो तरह से सेपरेट कर जाएंगी। अब जिन्हें बेटा कम डिफरेंस है वो सेपरेट नहीं कर पाएंगी, तो उसमें क्या होगा, हम लोग बाद में सेपरेट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, बिफोर कूलिंग डाउन हमने हाइड्रोकार्बन और CO2 और ऐसे बड़ी बड़ी गैस पास कर दी। अब जो ठंडी गैस है, दो गैस जो बचती है हमारे पास, O2 और N2, इसको एक सीरीज से पास किया जाता है, हीटिंग चैम्बर्स की एक सीरीज से पास किया जाता है। सीरीज से पास करने के बाद हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ऑक्टेन हो जाते हैं, ठंडा कर दिया ना, गर्म करने एयर को कर दिया, वेपर बनने से ठंडा कर दिया। अभी तो हम लिक्विड फॉर्म में कर रहे हैं। लिक्विड फॉर्म में करने के बाद हम लोग इन्हें डिस्टिलेशन से, अब डिस्टिलेशन क्या होता है बेटे पता ही होगा, जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले उड़ जाएगा, फिर वेपर्स होगा, फिर उस वेपर्स को हम लोग कंडेंस करके प्योर फॉर्म ले लेंगे। तो डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग नाइट्रोजन कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन के मुकाबले कम होता है, लगभग नाइट्रोजन का 77.2 होता है और ऑक्सीजन का 90 होता है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास कॉमर्शियल मेथड होता है। तो बेटा कॉमर्शियल मेथड में आप लोग देख रहे हो कि पहले तो हमने सारी गैस को प्रेशर के अंदर लिक्विफाई किया है ना, क्योंकि हमारे पास हवा तो किसमें, एटमॉस्फेयर में गैस आप देख रहे हो इस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो ये जो गैसियस फॉर्म थी बेटा, ये जो गैसियस फॉर्म थी, इसको हमने क्या किया, लिक्विड में किया। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, लिक्विफेक्शन, LIQUEFACTION, लिक्विफेक्शन है ना बेटा। और इसके अलावा एक और चीज की हमने, क्या, डिस्टिलेशन। तो लिक्विफेक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये if you don't want to use, तो you can use simply distillation, because 77 and 90 टेम्परेचर है हमारे पास लगभग थोड़ा सा, पर हम लोग जनरली कहते हैं कि लिक्विफेक्शन और डिस्टिलेशन लोगों ने यूज किया है। समझ में आती है इतनी बातें, लिक्विफेक्शन एंड फ्रैक्शनल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 77 और लगभग 90 एनसीईआरटी में डेटा मेंशन है, चेक कर लेना कितना है, वैसे इतना ही होना चाहिए लगभग। ठीक है, तो एट कमर्शियल level the dinitrogen is obtained as obtained by liquefaction and fractional distillation। ये प्रोसेस नहीं था, पर ये कैसे आया बेटा, इसको समझने के लिए तो बहुत जरूरी है ना। चीजें मैं रटू तो थोड़ी बनना है, रटना थोड़ी है, समझना है, आराम समझो साइंस को, एक तरीके से समझो ना, तो साइंस समझने मजा आएगा। सिर्फ पी ब्लॉक पढ़ के पेपर नंबर लाने के लिए समझने की दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, अब बेटा हमारे पास जब डाइनाइट्रोजन हमने कॉमर्शियल लेवल पे ऑब्टेन कर लिया, अब हर जगह तो कॉमर्शियल लेवल काम नहीं आएगा,
है ना। तो लेबोरेटरी में भी सेटअप कैसे होता है, तो डाई नाइट्रोजन का हमने कॉमर्शियल लेवल देख लिया। अब दूसरा देखते हैं कि लेबोरेटरी लेवल पे हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो बेटा, लेबोरेटरी में जो डाई नाइट्रोजन सिंथेसिस होती है उसका तरीका कुछ और होता है। उसका तरीका ऐसा नहीं होता है जैसा कि हम लोग सोचते हैं, है ना। अब लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं, तो आप कह देना कि जो नाइट्रोजन गैस है ना, नाइट्रोजन गैस है, इसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि आपको अमोनियम क्लोराइड का कोई सॉल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के साथ और भी कोई सारे सॉल्ट्स हैं, और भी कई सारी गैस हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो NH4Cl बेटा एक्वस में था, ठीक है ना। अब इसको आप यूज कर लो सोडियम नाइट्रेट के साथ, NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ। तो बेटा देखो बैलेंस कैसे करें और रिएक्शन लिखे कैसे, कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूं ट्रिक। जो चीज निकालनी है ना आप लोगों ने डाई नाइट्रोजन, उसे लिख लो पहले, और यहां से 2 N आप यूज कर चुके, ठीक है। अब बची हुई चीज को लिखो। बची हुई चीज में अगर पानी निकल सकता है, सबसे पहले पानी निकाल दो। जितने पानी के मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स निकाल दो। देखो बेटा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के और 4 हाइड्रोजन के, तो कुल मिला के समझो आपको H2O अगर बनाना है तो 2 H2O का 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए, इससे 1 H2O निकलेगा। लेकिन जितने निकाल सकते हो उतने निकाल दो, पर पहले जो चाहिए उसे बना लेना। कहीं पता पड़े पहले पानी निकाल दो तो कई बार प्रोडक्ट में गड़बड़ आ जाती है है ना। ये गलती मत करना। तो बेटा पहले जो प्रोडक्ट चाहिए वो ले लेना। 2 N हमने ले लिए, इसके बाद जितना पानी निकल सकता है पानी निकाल दो। निकाल दे भाई, पानी निकाल दे। तो बेटा H4 और O2 कितने बन सकते हैं, देखो 2 ऑक्सीजन है 4 हाइड्रोजन है, तो मैं लिख सकता हूँ ना +2 H2O लिख सकता हूँ। हाँ सर आप तो लिख सकते हैं। अच्छा इसके अलावा जो बचा उसे लिख दो। कौन सी गैस बची, गैस बचेगी, वही गैस तो नहीं बच रही यार। NaCl बचेगा ना बेटा, प्लस NaCl, ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारे पास पहली रिएक्शन आ जाती है। देखो ना N2 गई, H2O गया, बचा Na और Cl, तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब ये जो हमारे पास गैस आई है ना बेटा, जो नाइट्रोजन गैस आई है यहाँ पे, ये वाली जो गैस आई है, इसमें इम्प्योरिटीज होती है। क्या होती है बेटा, इम्प्योरिटीज होती है। अब ये जो इम्प्योरिटीज होती है, अगर हमें इसे हटाना है, अगर हमें इसे हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस गैस को पास करेंगे एसिडिफाइड सॉल्यूशन से, जिसमें किसका होगा, H2SO4 का। तो पहले तो एक ऐसे सॉल्यूशन से पास करेंगे इसमें एसिडिफाइड सॉल्यूशन होगा, जिसमें है ना H2SO4 का, और उसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमाइड K2Cr2O7, इससे पास करेंगे तो हमें प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ये पूछ सकते हो सर क्यों क्यों बेटा, क्यों इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन जो है बहुत ही कम सॉल्युबल, नाइट्रोजन बहुत ही कम सॉल्युबल, तो आसानी सॉल्युबल नहीं होगी, ये आपके पास सॉल्युबल हो जाएंगे जो बाकी सारे इंप्योरिटीज होंगी, है ना। और इनमें सॉल्युबल होने के कारण, क्योंकि जो आपके पास इंप्योरिटीज आती है ना, वो NO और HNO3 टाइप की आती है, ठीक है। तो ये जो इंप्योरिटीज हैं बेटा, ये इसमें सॉल्युबल हो जाएंगी और आपको नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। अमोनियम डाइक्रोमेट से भी करा सकते हो आप, अमोनियम डाइक्रोमेट से भी रिएक्शन करा सकते हो, बिल्कुल। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट होता है बेटा NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। जहां भी डाइक्रोमेट आ जाए ना तो हमारे पास K2Cr2O7 हो गया, इसलिए अमोनियम डाइक्रोमेट होता है NH4 अब देखो बेटा इससे क्या होगा, देखो मैंने आपको क्या बोला कि कंपाउंड में जो आपको सबसे पहले चाहिए वो निकाल दो। सबसे पहले नाइट्रोजन ही चाहिए होता है, नाइट्रोजन तो हमें चाहिए, तो नाइट्रोजन तो आप निकाल दो। अच्छा आपने नाइट्रोजन निकाल दिया, इसके बाद आप क्या निकाल सकते हो वो देख लो। क्या निकालना था दूसरे नंबर, पानी। कितने पानी निकाल सकते हो, पानी निकाल दो भाई, पानी निकालो। H के 8 है, O के 7 है, H के 8 है, O के 7 है। बेटा O के कितने भी डिपेंड तो ये दोनों एक दूसरे पे करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है 7 ऑक्सीजन तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, नहीं। 8 ही ऑक्सीजन है, 7 में से 4 यूज कर सकता हूँ क्योंकि H के 2 यूज होंगे, एक ऑक्सीजन पे 2 H यूज हो रहे हैं, तो 4 ऑक्सीजन पे 8 हाइड्रोजन यूज हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4H2O। बाकी जो बचा हुआ मॉलिक्यूल्स उनको लिख देना, क्या क्या बचेगा, Cr2O3 बचेगा, Cr2O3 बचेगा। इसे कहते हैं हम लोग क्रोमिक एसिड, क्या कहते हैं, क्रोमिक एसिड, लिख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोगों ने करा दी, और इस तरीके से हमारे पास लेबोरेटरी में एक सिंथेसिस ये होगी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इसमें। अब आगे क्या होता है कि आप लोग संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि इंसान है, आसानी संतुष्ट तो होंगे नहीं।
तो बेटा संतुष्टि को मिटाने के लिए, मतलब अपनी संतुष्टि को पूर्ण करने के लिए हमें और प्योर नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ने लगी, और प्योर नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ने लगी। और इस प्योर फॉर्म को, कमी को दूर किया हमारे पास बेरियम और सोडियम अजाइड। जब हम लोग बेरियम और सोडियम अजाइड यूज करते हैं तो बेटा इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन कराने पे, यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट का साइन लगा देना, थर्मल डिकम्पोजिशन कराने पे हमें बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मिल जाती है। ठीक है, तो कैसे मिलेगी ये देखो बेटा, हमारे पास सपोज करो बेरियम और एजाइड क्या होता है हमारे पास N3, बेरियम अजाइड। अब जब ये हमारे पास आएगा बेरियम अजाइड, देखो बेरियम अजाइड या सोडियम अजाइड हो, सब में हमारे पास BaN3 या NaN3 इस तरीके के मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, अब BaN3 हमारे पास आ गया तो इसको आप तोड़ दो, इसको आप तोड़ दो, N3 होल ट्वाइस तोड़ दो, क्या देगा Ba प्लस 2 टाइम्स N3 नहीं देगा, 3 टाइम्स N2 देगा। ठीक है, तो इस तरीके के रिएक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, इस तरीके के रिएक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सोडियम एजाइड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा ये आप खुद दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग तो खुद लगाना ना, ये तो आपके उसमें भी है एनसीईआरटी की शायद इंडेक्स में भी है कि बताइए, इंडेक्स से एग्जांपल है वो आप देख लेंगे बेरियम उसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा। नहीं सर आप ही बता दो, चलो भाई बता देते हैं। NaN3 होल ट्वाइस, यहाँ पे भी 2 आ जाता है तो ये आ जाएगा वही 2Na प्लस 3 टाइम्स N2। तो ये देखो ना प्योर नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है बेटा, इसमें प्योर नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, समझ रहे हो। तो फॉर वेरी प्योर नाइट्रोजन आप किस चीज से ऑब्टेन कर सकते हो, इस बात का आंसर बेटा आप लोगों के सामने है कि वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड वाया दिस मेथड एंड दिस मेथड इज यूज्ड इन लेबोरेटरी। तो आज हम लोगों ने 2 मेथड देखे। पहला मेथड कौन सा देखा बेटा हमने, कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड पे हम लोगों ने देखा किस तरीके से नाइट्रोजन लेके आते हैं, बाहर की हवा को लेके आते हैं, उसे कंप्रेस करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है और डिस्टिलेशन करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मैंने लिखवा दिया है, एक बार एनसीईआरटी से चेक कर लेना। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नाइट्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज आती है। नाइट्रोजन गैस में जब हमने प्रोड्यूस किया था बेटा तो हमारे पास क्या क्या चीजें मिली थी ये देख लेंगे। नाइट्रोजन गैस की जब हमने पहला प्रोडक्शन किया वो बेटा हमने किया अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के साथ, जिसमें हमारे पास N2 हमें लेना है, बाकी वाटर मॉलिक्यूल निकालो, जो बचे वो निकाल देना। जो हमारे पास पहला वाला प्रोसेस है उसमें कई बार इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, इम्प्योरिटीज रह जाने के कारण हम लोग उसको पास करते हैं एसिडिफाइड सॉल्यूशन जो H2SO4 का है और पोटेशियम डाइक्रोमेट से, जिसकी वजह से जो हमारे पास इम्प्योरिटीज हैं जैसे कि NO, HNO3 इस तरह की इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो जाती हैं। नाइट्रोजन लेस सॉल्युबल होने की वजह से डिसॉल्व नहीं हो पाता और हम आराम से निकाल सकते हैं अपना नाइट्रोजन। इसके अलावा अगर बहुत ही ज्यादा प्योर फॉर्म में चाहिए लेबोरेटरी में आपको तो आप निकाल सकते हैं बेरियम और सोडियम अजाइड की मदद से। बेरियम और सोडियम अजाइड के मैंने आपको दोनों रिएक्शंस लिख के दिखा दिए, इस तरीके से आप प्योर नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। इतनी बातें समझ में आती हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा आपके पास आता है कि आप बताइए इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे है, तो आप कह देना नाइट्रोजन, पहले प्रॉपर्टीज तो बता दें इसकी। हाँ प्रॉपर्टीज बेटा देखो सुनो, कहीं नहीं आ रही, कहीं नहीं आ रही, तो इट इज अडरलेस, कोई स्मेल नहीं है, कलर दिख रहा है हवा का, मेरे पास सारी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, तभी तो आप मेरे बोर्ड को देख पा रहे हो। तो इट इज कलरलेस, अडरलेस, टेस्ट भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। अब आसपास कुछ बन रहा हो तो उसका टेस्ट आएगा ना यार, अब नाइट्रोजन और कोई भी टेस्ट है, आज बचपन से लेकर आते इतने बड़े हो गए, तो एक टेस्टलेस। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, इट इज कलरलेस, अडरलेस एंड टेस्टलेस, ओडरलेस, अडरलेस, इट्स अप टू यू व्हाट यू प्रोनाउंस। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या आता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के आइसोटोप्स क्या होते हैं, आप कह देना सर एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। जी हाँ, इसके जो स्टेबल आइसोटोप्स पाए गए थे वही हमारे पास N14 और N15 पाए गए थे। बेटा इतने इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट थे, मेरे को नाम तो याद नहीं है, डीएनए की खोज कर रहे थे, तो उन्होंने जो है स्टेबल आइसोटोप्स हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के वाले स्टेबल आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया था, है ना। तो ये हमारे पास इस आइसोटोप्स में फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो भैया डाइनाइट्रोजन जो है इसका हाई रहता है। क्यों हाई रहता है, तो इसका जो सबसे पहला कारण है वो तो ये है कि ये नॉर्मल में N-N बॉन्ड रहता है, N-N बॉन्ड रहता है।
इसलिए जनरली रूम पे नॉन रिएक्टिव रहता है। आपने देखा नहीं ना कि पड़े पड़े आग लग गई, अभी पड़े पड़े बोर्ड में आग लग गई, नहीं ना, नहीं लग सकती। तो बेटा इसलिए क्या होता है कि ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है और इसलिए ये आसानी से टूटता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टूटेगा ही नहीं। जब आप टेम्परेचर बहुत हाई कर दोगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इट रिएक्ट्स विद सम ऑफ द मेटल टू फॉर्म नाइट्राइड्स बनाता है। लेकिन जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा ये आयोनिक नाइट्राइड्स बनाएगा। यानी कि आयोनिक नाइट्राइड से मेरा मतलब है, यानी कि जब ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि लिथियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, इनके साथ जो इसके नाइट्राइड्स बनेंगे ये बेटा कैसे होंगे, आयोनिक होंगे। तो Li, और वैसे तो Li3n बनता है ना, लेकिन हमारे किताबों में ऐसा ना लिखकर Li6n2 लिख रखा है ना। Li3n चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको इससे ही परहेज है तो 2Li3n भी लिख सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है यार। मेरे को लिथियम का नाइट्राइड तो बनाना है, मैं आपको जो आपकी एनसीईआरटी में रिएक्शन है वो लिख के दिखा दूंगा, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना कि नाइट्राइड जो है हमारे पास है क्या, है ना, वो आयनिक है। जो नाइट्राइड आया हमारे पास वो क्या है, आयनिक। अच्छा, कोवेलेंट किससे बनाएगा तो आप पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो क्या करना है, बेसिकली Be, Mg और Li इनसे आयनिक बनाता है, बाकी सबसे इट फॉर्म्स कोवेलेंट नाइट्राइड, और कई कई तो रिएक्ट करता ही है सिंपली। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक कोवेलेंट नाइट्राइड बनाएगा। कोवेलेंट और आयनिक अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 11th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसको रब कर दें, अब बेटा देखो मेरे पास 2-3 रिएक्शंस आती हैं यहाँ पे। ज्यादा टफ तो नहीं है पर ज्यादा मुश्किल, सॉरी वो तो कपिल देव वाला डायलॉग हो गया यार, मुश्किल नहीं है पर टफ जरूर है ना, वो है ना हमारे पास है। हाँ, तो बोलते हैं मुश्किल तो नहीं है पर टफ जरूर है यार। अब टफ और मुश्किल में अंतर ही क्या हो जाएगा। चलो, मतलब यार कमेंट्री अच्छी है, मैं ऐसे किसी को वो नहीं कर रहा, पर कई बार बन जाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो लिथियम और मैग्नीशियम, इनके रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है बेटा वो ऐसे दे रखी है 6Li + 3N2। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, मैंने आपको रिएक्शन बता दी, कई तरीके से आप लिथियम नाइट्राइड लिख सकते हो, आपको मर्जी में जो आपके पास समझ आता है, जैसा आपको समझ आता है आप वैसा लिख सकते हो। आपकी एनसीईआरटी यही कहती है यही लिखो, तो मैं 2Li3n लिख देता हूं और +N2 ये दे रखा है, चेक कर लेना। अगर इधर हमारे पास Li और N2 देखो, साथ से बैलेंस करना, बड़े बच्चे तो हो गए यार तुम लोग, है ना। इसी के अलावा हमारे पास क्या दे रखा होता है, Li Mg अगर दे दे तो ये 6 हो गए, तो इसके 3 यूज होंगे, इधर N2 यूज होंगे, तो इधर क्या बनेगा Mg3n, है ना। ये सब चीज चेक कर लेना है। मैग्नीशियम के नाइट्राइड कैसे बनेंगे सर, असल ये रिएक्शन तो हमें समझ में नहीं आई, क्यों नहीं आई बेटा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ये ऐसे Mg3n2 देखो ना यार, तो बचपन में पढ़ाते थे, नहीं पढ़ाते थे क्या कि कैसे रिएक्शन बनाएंगे, Mg और N इनके कितने वैलेंस सेल में क्या कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इनकी वैलेंसी क्या है, इसकी 3 होती थी, इसकी 2 करते थे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारे पास Mg3n2 बन जाता था। तो यार बच्चों में पढ़ते हैं, 9th क्लास की बात है, तो 9th क्लास बच्चे कर लेते हैं, है ना। ऐसे Li में करेंगे 1 और 3, तो 1 और 3 हो जाएगा तो Li3n हो जाएगा, पर इधर 6 लेके कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उससे बैलेंस ही करना है। वो स्टेबल फॉर्म है, डायमर वगैरह जो बनाते हैं हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बेटा ये एक और तरीके से रिएक्ट करता है, उसमें क्या है कि जो नाइट्रोजन गैस है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड देता है अमोनिया। ये जो अमोनिया है ये हमारे पास पूरा अगला टॉपिक ही है, इसलिए इसके बारे में यार डिस्कस नहीं करेंगे, बस ऐसे याद रख लो कि N2 + H2 गिव्स अमोनिया। यार अगर बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर देना। पी ब्लॉक में सारी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी रिएक्शन इक्का दुक्का ही बैलेंस मांगता है, चल जाएगा, लेकिन पी ब्लॉक में जितनी रिएक्शन लिखोगे सब बैलेंस करोगे। जो टफ आएंगी मैं सारी बता दूंगा कि कैसे क्या लिखना है, ये तो सारी इजी वाली है यार, इनमें क्या लिखना है, ठीक है। अच्छा, हायर टेम्परेचर कर दो तो क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, आप कहना हाँ। बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दोगे, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दोगे तो कर जाएगा। तो यार अभी इतना टेम्परेचर तो होता भी नहीं है ना,
लगभग लगभग 2000 केल्विन ही मान लो, तो इस पे आपका 2NO मिल जाता नाइट्रिक ऑक्साइड, पर ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कराने पे है। समझ में आता है? अच्छा, नाइट्रोजन का यूज कहां कहां पे है? तो बेटा देखो, नाइट्रोजन का यूज वहां पे होता है जहां पे आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है पहला, यानी कि आपकी बेसिकली आयरन और स्टील इंडस्ट्री, है ना। इसके अलावा और कहां पे चाहिए होता है? बेटा देखो, जो लिक्विड नाइट्रोजन है ना, इसका यूज करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल सैंपल्स क्या, बायोलॉजिकल मटेरियल, जैसे कि पोलन ग्रेन्स देखें, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं पेड़ पौधे से, उनको जो हम लोग बचाते हैं, क्योंकि यार वो बहुत आसानी से टूटते गलते नहीं है, सड़ते नहीं है, उनको बहुत कई 200 साल तक भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसको स्टोर जो हम लोग करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ही करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट -196 डिग्री सेल्सियस, इतने ठंडे टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। और इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन, ठीक है। तो किसी बायोलॉजिकल स्पीशीज को लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत ठंडे टेम्परेचर पे बचा के रखना, उसे हम लोग क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं। इसके अलावा क्रायो सर्जरी भी होती है यार, बहुत ठंडे उस पे नाइट्रोजन की मदद से जो डॉक्टर्स वगैरह करते हैं सर्जरी लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से करते हुए, तो उसमें हमारे पास ये आती है। एक दो चीजें और है, वो यूज आप कर लेना। आप 10th क्लास में हमने पढ़ा होता है थोड़ा बहुत कि जो आपके फ्लशिंग होती है, फ्लशिंग मतलब यार वो वाला फ्लश नहीं, कैसी बात कर रहे हो यार, चिप्स बैग्स आर फ्लश, चिप्स बैग नहीं, चिप्स के पैकेट, दे आर फ्लश विद नाइट्रोजन। हाँ, तो वही सब हमारे पास आ जाता है और इसके इतने यूज होते हैं, है ना। बाकी थोड़ा बहुत जो एनसीईआरटी में दे रखा है उनको ध्यान रखना। इतना ही नाइट्रोजन के बारे में, इतना ही है। अगला लेक्चर हमारा किसके ऊपर आएगा बेटा? अमोनिया के ऊपर। लेक्चर समझ में आया? मजा आया? बस ऐसी मजा आता रहना चाहिए। जो भी रिएक्शन आएंगे, रिएक्शन की टेंशन ना लो, रिएक्शन में सारी चीजें जो है आपको एक तरीका बताऊंगा कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। आई होप द लेक्चर वाज क्लियर टू यू टिल देन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।